चलिए बच्चों, हमारा आज का अगला टॉपिक है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या है कि एटम्स क्या होता है, कैसे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, इसकी थ्योरी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली याद क्या करना है बच्चों, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा स्टेट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको 4 पॉइंट दिए, यही पॉइंट लिखना है। ठीक है, और पॉइंट बहुत आसान है, आपने लोअर क्लास में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ चुका है। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ईयर वगैरह देखो एग्जाम में पूछता नहीं है कि कब किया क्या किया। केमिकल फिलॉसफी का एक नया सिस्टम बताया जो कि बाद में चल के बहुत ही फेमस हुआ ऐसा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपको सवाल यही पूछा जाएगा। ठीक है, राइट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। टाइनी यानी क्या होता है बच्चों, ठीक है, टाइनी मतलब छोटे छोटे, स्मॉल। ठीक है, इनडिविजिबल मतलब जिसको फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा माइन्यूट पार्टिकल होगा। ठीक है, अच्छा टाइनी की जगह आप माइन्यूट वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मतलब ये होता है। अच्छा स्पेलिंग वही रहता है जो मिनट का स्पेलिंग होता है, माइन्यूट और मिनट का स्पेलिंग सेम रहता है, बस वो जहां यूज हो रहा है उस हिसाब से आपको प्रोनाउंस करना होता है उसको। एज अ टाइम यूज कर रहे हैं तो मिनट बोलेंगे, और कहीं पर पार्टिकल के बारे में बात हो रही है तो माइन्यूट। इसको बोलते हैं एटम्स। क्या बोला हम लोग ने, एटम्स किसको कहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को। तो मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, उस इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा फर्दर अगर बात करें तो अभी शुरुआत में एटम के बारे में ऐसे बात हो रही थी, लेकिन एक्चुअल में एटम को भी ब्रेक करके हम समझ सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर भी क्या क्या होता है, एटम किससे बना होता है, पेन से। वेरी गुड, किससे बना होता है, अब बोले सर ये क्या है, हाँ वेरी गुड। एक एटम के पास ना बेसिकली आपके पास तीन चीजें होती हैं। पेन होता है, क्या होता है बच्चों, ऐसे हम लोग ने लोअर क्लास में मैंने आपको बताया 10th वगैरह में। ठीक है, तो एक एटम के पास क्या होता है बच्चों, पेन होती है, पढ़ा लिखा होता है ये, पेन होती है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, पेन यानी कौन हो गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और, अच्छा आपको पता है प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, चार्ज भी याद रखिए इस बात को। फिर वैल्यूज भी अपन केमिस्ट्री में ही डिस्कस करेंगे कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, नेगेटिव चार्ज कितना होता है, सब बात करेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। पहला पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आ गया, क्या बोलेंगे बताओ, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। खत्म, आसान है। ओके, अभी सुनो, ये सेकंड इसका अजम्पशन सुनिए कि ऑल दी एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, में कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, आप सिर्फ कॉपर ले लीजिए, आप सिर्फ आयरन ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट, उसके सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लोहे की शीट ले लिया है ना, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा ना, एटम से। किससे बना होगा, एटम से। अब सारे एटम्स कैसे होंगे, आयरन के एटम है, लोहे के एटम है, समझ आ रहा है, तो कैसे होंगे वो, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो अगर सुनो बात को, आइडेंटिकल मतलब सेम होता है, आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है, सेम होता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, इनको मीनिंग नहीं पता तो लिख के रखें, ठीक है, बहुत लोगों को पता रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दिखने में भी सेम होंगे, और जो भी प्रॉपर्टी जैसे मास क्या रहेगा, सेम। अगर मैं दो आयरन एटम ले लूं, ठीक है, एक ये आयरन का एटम है, ये वाला है, दोनों का साइज सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में, हाँ। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है उनकी खास बात, या उसको एक्चुअल वर्ड इसके लिए बोलूं तो खासियत होती। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है मेरा बंगला कार, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है, ओके। तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, मास को भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, मिला देते हैं।
तो हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसमें मास भी बात कर रहे हैं। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास या डिफर इन प्रॉपर्टीज। तो अगर हमारे पास अलग अलग एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला आयरन की बात कर रहा था, अब मैं अगर कोई कॉपर का ले लूं तो बोलो, ठीक है, तो कॉपर का साइज भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट रहेगा। और मास जो है ना कॉपर का ज्यादा होगा किससे, आयरन से, क्योंकि अगर इसका एटॉमिक नंबर देखोगे आप 29 होता है कॉपर का। कॉपर का कितना होता है 29, सब याद हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। और Fe का कितना होता है बच्चों 26 होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसका साइज ज्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, कम रहेगा। समझ आ रहा है? नहीं, इसका अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है ना, इसका डिक्रीज करेगा साइज। ठीक है, ये वाला बड़ा होगा, तो बेसिकली डिफरेंट रहेगा। बेसिकली क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो अगर एलिमेंट अलग है तो उनके एटम की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। जैसे मास, तो मास क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो आइडेंटिकल कौन होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। और क्या बोलेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास या डिफर इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, कंपाउंड कैसे बनते होंगे आपको मालूम है? हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं वो भी, लेकिन एक्चुअल में एलिमेंट्स मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, सॉरी एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर मॉलिक्यूल कंपाउंड को कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो बेसिकली कंपाउंड एलिमेंट से बन रहा है। कंपाउंड किससे बन रहा है, एलिमेंट से बन रहा है। तो आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। देखो सुनो बात को, कंपाउंड कैसे बनता है बच्चों, जब आप बोलोगे सर एटम मिलकर तो मॉलिक्यूल बनता है, भाई मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनता है। मैं एक एग्जांपल यहां पर बताता हूं, देखो ये वाले पॉइंट को थोड़ा विस्तार से बताता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को अभी एटम और मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन होगा। हाँ, ये कंफ्यूजन अभी मिट जाना चाहिए, ठीक है, बोलिए। सुनो, अगर मैं एक की बात कर रहा हूं, एक H2O, तो वो मॉलिक्यूल है, और अगर बहुत सारे H2O साथ में है तो कंपाउंड है। अभी वही चीज क्लियर करने जा रहा हूं मैं। अच्छा, मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक छोटा सा, सबसे छोटा माइन्यूट, अभी पढ़ा ना एटम क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन का ये है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन ले लेता हूं, ये भी एटम है, ये भी क्या है, एटम है। तो हाइड्रोजन किसका एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम है। अच्छा, अभी ये ना सुनो बात को, इसमें ना कंफ्यूजन क्या होता है, सर एलिमेंट क्या है एटम क्या, सुनो बात को। मैं एक चौक की अगर बात करूं, हालांकि चौक जो है आपका कोई क्या नाम है, एलिमेंट नहीं है, समझ आ रहा है। तो आप जब उससे लिखते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरते हैं, आपने देखा होगा, डस्ट पार्टिकल जिसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो पूरा चौक है वो किससे बना हुआ है, वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, मेरे पास बहुत सारा हाइड्रोजन, एक डब्बा है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस जो है ना वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, H2। तो आपको ऐसे बहुत सारे H2 इसमें दिखेंगे, बहुत सारे H2 छोटे छोटे ऐसे दिखाई देंगे आपको, मतलब दो दो हाइड्रोजन ऐसे साथ में घूम रहे होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये पूरे को क्या कहूंगा मैं, कंपाउंड कहूंगा। ये पूरे को क्या कहूंगा, अच्छा ये पूरा किससे बना हुआ है, H2 मॉलिक्यूल से। किससे बना हुआ है, अभी वाटर की बात नहीं, अभी सिर्फ हाइड्रोजन की बात करो। तो ये इंडिविजुअली एक क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चों, कंपाउंड कहलाएगा। समझे? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ये मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, तो ये H2 को थोड़ा सा अलग अलग ऐसे लिख देता हूं, एक H, फिर सिंगल बॉन्ड, ये दूसरा H। तो हाइड्रोजन का ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों मिला क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल। क्या बनाया, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में पास पास आए और बनाया कंपाउंड। इसका मतलब यह हुआ
कि कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है। कंपाउंड का छोटा पार्टिकल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं कोई दूसरा ये ले लेता हूं बच्चों, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आयरन की शीट है, लोहे की। तो ये जो लोहे की शीट है वो किससे बना होगा पता है? Fe के छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, है ना। अभी फिलहाल पार्टिकल यूज कर रहा हूं मैं, अभी स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपन। ऐसे बहुत सारे, ऐसे। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा शीट किससे बना हुआ है? Fe के मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको, पार्टिकल बोलेंगे, क्योंकि ये हाँ जनरली पार्टिकल बोलेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल कहेंगे या एटम्स कहेंगे, ये आपको जवाब देना है। Fe को यहां पर जो इंडिविजुअल एक एक Fe है उसको एटम कहेंगे। क्यों? एक अकेला है ना। इसको मॉलिक्यूल क्यों बोला हम लोग ने? दुकेला है, तो ये अकेला है तो एटम है, दुकेला है तो, और तिकेला चौकेला पचकेला तो नहीं, मॉलिक्यूल कहलाएगा। फिर वो सब आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते। आ रही बात समझ में? अच्छा आप सुनो, Fe के बहुत सारे एटम्स हैं, ये जब आपस में एक साथ है तो इंडिविजुअली वन इज कॉल्ड एज एटम। इंडिविजुअल एक को एटम कहेंगे, और जब बहुत सारे एटम साथ में आ जाएंगे तो ये एलिमेंट बनता है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एलिमेंट का छोटा पार्टिकल कौन है? एटम है। और कंपाउंड का छोटा पार्टिकल कौन है? मॉलिक्यूल है। अच्छा मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम्स के कॉम्बिनेशन से। नहीं समझे बात को? आप बोलेंगे सर इधर भी तो एटम तो ये कंबाइन नहीं हो रहे, बाजू बाजू में ही है, इधर इन दोनों को बीच में ऐसे बॉन्डिंग नहीं बन रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, अब सवाल सुनिएगा। आपने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या है? वाटर, गटर का वाटर, वाटर है। अब इसको क्या कहूंगा मैं? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, क्या कहूंगा जल्दी बताओ? कंपाउंड कहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे H2O होंगे। क्या होंगे? H2O। H2O कौन है? अब इंडिविजुअली एक H2O बताओ, मॉलिक्यूल है ना। H2O कौन हो जाएगा? मॉलिक्यूल हो जाएगा। और बच्चों H2O को अगर मैं देखूं तो ये एक ऑक्सीजन होता है और यहां पर दो हाइड्रोजन। तू आ जा इधर। ओके, आप सुनो बात को बच्चों, ये हमारा कौन है? ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। ये पूरा एक मॉलिक्यूल बोला ना आपने, तो ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो एटम से मिलकर बना। अभी क्या हुआ? छुआ बन गया। ओके खैर ठीक है। तो कुछ एटम और इसमें कंफ्यूजन दूर हुआ क्या कि नहीं हुआ अभी भी? ठीक है, अभी ये पॉइंट को समझते हैं। देखो ये पॉइंट समझ आता है कि नहीं? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन, कंपाउंड कैसे बनता है? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन होते हैं। तो आपको पता है क्या बनाते हैं? एटम कंबाइन होकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। और फिर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट, होना चाहिए ना, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। फिक्स रेशो मतलब अभी जैसे पानी बनाना है तो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक चाहिए ना, तो यही रेशो चाहिए। कोई डिफरेंट रेशो आएगा तो वो थोड़ी वाटर कहलाएगा। जैसे H2O2 तो पेरोक्साइड बन जाएगा, तो उनको फिक्स रेशो चाहिए फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। ठीक है, चलो तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा ये वाला रिएक्शन सुनो। अब ये वाला जो पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट है, सुनो।
जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इस बात को समझेंगे, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, अगेन मैं बात कर रहा हूं ऑर्डिनरी, अभी न्यूक्लियर रिएक्शन की अपन बात नहीं कर रहे। तो कोई भी अगर ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स सिर्फ रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो पैदा या खत्म नहीं होते। नहीं समझे बात को? जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं हम लोग बच्चों, कोई रिएक्शन लिखते हैं एकदम सिंपल, जो हम लोग ने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, जैसे पानी बनाने का अपने को, ठीक है, तो हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? हाइड्रोजन का कंबशन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बराबर, तो हाफ O2 लिख देता हूं, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, H2, ये बैलेंस हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, लेफ्ट साइड में अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 है, राइट साइड में भी 2 है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन काउंट करो तो हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन, एक, पहले ये एक ऑक्सीजन अकेला ऐसे था, है ना, और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे थे, ठीक है। अब इनका सिर्फ ये रीऑर्गेनाइज हो गए हैं, कैसे हो गए? रीऑर्गेनाइज। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मान लो ये एक हाइड्रोजन, ये दोनों साथ में, ये H2 फॉर्म में, और यहां पर ये O अकेला है, ठीक है, इनका रिएक्शन हुआ, कंबशन हुआ, अब ये कैसे हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और इनके साथ ऐसे बॉन्डिंग करेगा। नहीं समझे? ऑक्सीजन इधर पे, अभी ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से डायरेक्ट बॉन्डिंग कर रहे हैं ना, तो अब ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ में ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको कैसे बता रहा हूं, सुनो, ये देखो ऑक्सीजन यहां आ गया, और ये मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसका शेप एक्चुअल में ऐसे ही होता है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे, तो बीच में ऑक्सीजन आ गया, रीऑर्गेनाइज हो गए सिर्फ। क्या यहां पर कोई नया एटम आया रिएक्शन में? क्या कोई एटम खत्म हुआ? नहीं। तो मतलब कि किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई एटम खत्म या पैदा नहीं होता है, सिर्फ ये क्या होते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होते हैं? रीऑर्गेनाइज्ड। जैसे अभी आप लोग जैसे बैठे हो, मैं इसको रीऑर्गेनाइज कर सकता हूं, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, ये दोनों को यहां बिठा दूंगा ऐसे, समझ आ रहा है, एक इसको हाइड्रोजन को इधर बिठा देता हूं, वो वाले हाइड्रोजन को इधर, और ये बीच में ऑक्सीजन ऐसे बैठा। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये सिर्फ क्या हो जाएंगे, रीऑर्गेनाइज होते हैं। याद रखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, ओके। ये देखो एक्सप्लेन भी किया है, एटम्स आर नीदर क्रिएटेड, एटम क्रिएट नहीं हुए, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो खत्म होते हैं ना तो बनते हैं। समझ गए कहानी? अच्छा, ये क्या, ये एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो ये पॉइंट नहीं भी लिख के सिर्फ यहां से यहां तक लिख दिया तो पॉइंट का मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अब बताओ कितने लोगों को डेल्टन एटॉमिक थियरी 4 पॉइंट समझ में आ गए? सबको ही समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पहला पॉइंट एक बार जरा देखें, क्या पहले पॉइंट में बोल रहा था, बराबर, मैटर, हाँ, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, कैसे होते हैं, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट कंपाउंड के बारे में बात करना है, बराबर, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, बराबर, तो व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंस इन अ फिक्स रेशो, सही है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के बारे में आपको क्या बात करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो एटम्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर एक्सप्लेन करने बोलेगा क्या मतलब है, तो इन एनी केमिकल रिएक्शन एटम्स नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम खत्म और पैदा नहीं होते, सिर्फ वो रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये डेल्टन एटॉमिक थियरी हो गया, इसको वैसे ही याद करना है, 2 मार्क के लिए आपको पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। व्हाट इज एन एटम, मॉलिक्यूल, मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई ना। एटम क्या होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप लिखो, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, हाँ। एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम बच्चों?
ठीक है, इतनी चीज़ कर लीजिए, ये एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, चलो कौन बताएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड? ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया इसको। आगे हम लोग बात कर रहे हैं एएमयू के बारे में बात करते हैं। क्या होता है इस पे चर्चा करते हैं। अच्छा, ये आइसोटोप्स वगैरह आगे चल के अपने को आएगा ही, तो अभी फिलहाल मैं इसको, क्योंकि उसमें और भी चीज़ आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब भी डिस्कस करना है लगे हाथ। हाँ बोलो। हाँ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग टेक्निक आपको सिखाऊंगा। आइसोटोप, प पे खत्म हो रहा है, आइसोटोप बोलने में प पे खत्म हो रहा है ना, तो प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन के नंबर सेम होता है। प्रोटॉन का नंबर क्या बताता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे इसको आगे चल के। चलो, अभी हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, एटॉमिक मास पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, एटम के मास के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, देखो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सब्जी लेने जाते हो, फल फ्रूट लेने जाते हो, तो उनके पास एक ग्रोसरी वाले के पास वो जो बैलेंस होता है ना, ग्रोसरी बैलेंस जो उसको बोलते हैं, तो एक तरफ वो क्या करता है, काटा रखता है, तो काटा ही मारता होगा तू। हाँ, ठीक है, इसको बाट बोलते हैं, वेट बोलते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, तो अगर आपको 1 kg लेना है, तो एक तरफ क्या करेगा, 1 kg रखेगा, और दूसरी तरफ आपने जो भी लिया है, ठीक है, उसको रखेगा। जब दोनों बराबर होंगे, बैलेंस्ड होंगे ना दोनों तरफ, तो 1 किलो तोल के आपको दे देगा। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, यहां पर उसने अंदाजन नहीं दिया आपको, उसने कंपेयर किया। आप उसके पास 1 kg ऑलरेडी था, दूसरी तरफ रखा और कंपेयर किया उससे, और बोला हाँ भाई 1 kg है, चलो लेके जाओ, लाओ 100 रुपया। बराबर ना? तो अगर आपको कोई भी चीज जैसे मास मेजर करना है, तो आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा किसी के साथ। अगर 2 किलो चाहिए, तो पहले 1 किलो पता होना चाहिए, तब 2 किलो पता रहेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसके पास 1 किलो का एक ही बाट है, 2 किलो का नहीं है, क्या करेगा वो? वेरी गुड, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 किलो क्या होगा, 1 किलो का 2 गुना हो रहेगा, तो 2 बार करके दे देगा। आई बात समझ में? तो अगर आपको भी एटम का मास अगर आपको बताना है किसी एटम का, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक कंपैरिजन वाला यूनिट डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे अगर 2 किलो क्या नाम है एप्पल चाहिए, तो मैं पहले 1 किलो पता करूँ 1 किलो कितना होता है। समझ आ रहा है? तो वैसे ही यहां पर भी एक मास डिफाइंड होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए एम यू। क्या बोलेंगे? ए एम यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में सिर्फ इसको यू भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। क्या लिखा जाता है? और डेल्टन भी लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है, यूनिफाइड वाला यू। एएमयू पूरा नहीं लिखा करते, सिर्फ अभी जो लिखा करते हैं, पहले लिखा करते हैं एएमयू, अब सिर्फ यू लिखा करते हैं, लेकिन क्वेश्चन एएमयू पे भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक एएमयू आपको डिफाइन करना पड़ेगा कितना, एक एएमयू मतलब ग्राम में कितना होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। अच्छा, शुरुआत में ना, शुरुआत में हम लोग ने कंपैरिजन के लिए, क्योंकि हमारे पास टोटल अभी कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? 118। पहले कम थे, लेकिन हाइड्रोजन पहले ही इन्वेंट हो चुका, तो पहले जो है ना कंपैरिजन के लिए हमने हाइड्रोजन को चूज किया था। इस बात को समझे? हाइड्रोजन के मास से बाकी एलिमेंट को कंपेयर करते थे, लेकिन बाद में कार्बन को चूज किया गया ड्यू टू इट्स एबेंडेंसी, हाई एबेंडेंसी, मतलब कि ये नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पहले जब इसको चूज किया गया था, तब इसके आइसोटोप नहीं थे। अभी कार्बन के आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 14, पढ़ा है आप लोग ने? 13, 14, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप। अब उसके आइसोटोप हैं, लेकिन पहले नहीं थे।
तो पहले कार्बन को चूज किया, ये कार्बन बहुत ज्यादा अबंडेंस है, इसके आइसोटोप भी नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा एक ही, तो कार्बन 12 को चूज किया गया। अब सुनो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुनो। आपको पता है एटम के पास क्या होता है अंदर? ओके, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसमें मैं आपको बताऊं सबसे हल्का कौन होता है? ये पेन के अंदर PEN में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, लाइटर पार्टिकल होता है। क्या होता है? लाइटर पार्टिकल। इसका मास अगर आप पूछोगे तो 9.1 10⁻31 kg होता है। 9.1 10⁻31। आपको मैं याद करवाऊंगा, इसको एक चैप्टर में आएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास आएगा, प्रोटॉन का मास आएगा, न्यूट्रॉन का मास आएगा, सब बात करेंगे अपन। लेकिन आपको ना अभी मोटा मोटा क्या याद रखना है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, ठीक है? और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग लगभग सेम होते हैं और वो भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है? अच्छा, तो आप मुझे बताओ एटॉमिक मास जब आप डिफाइन करते थे, एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का अगर जब मास बात करते हैं आप, तो यानी जैसे ए की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आप इसमें किसका यूज करते हो? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर हुआ करते थे। एटॉमिक मास कैपिटल ए, एटम का जब मास की बात हो रही होती है तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास देखते हो, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं देखते हो। जबकि एटम तो इलेक्ट्रॉन, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है। कौन बताएगा इसका रीजन ऐसा क्यों हुआ करता है? मैंने अभी उसका रीजन बता चुका हूं आपको। हाँ, लाइटेस्ट पार्टिकल है। समझा? समझ में आ रहा है? इन तीनों में सबसे लाइट पार्टिकल है। अब मान लो अगर आप ऐड भी कर देते हो ना इसमें, तो जब वो ऐड होगा ना तो ये बहुत आगे जाके एक नंबर में जो है ना कुछ फर्क करता है। नहीं, शुरुआत के डिजिट में कोई फर्क नहीं आता, नेग्लिजिबल है इसका मास। नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जांपल ये मैडम का मास है मान लीजिए 40 kg, हाँ, और इनका है 41, ठीक है? और फॉर एग्जांपल ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये 1 ग्राम, ग्राम में बोल रहा हूँ, किलोग्राम में, ठीक है? तो अगर मैं 40 kg और 41 kg को ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 81 kg प्लस 1 ग्राम ऐड करूंगा तो समझ आ रहा है? 81 kg रहेगा ना वो, 1 ग्राम कुछ फर्क पड़ेगा उसका? नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसी तरीके से जब एटम का मास लिया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इसमें कोई चेंज करने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। समझ गए? अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग क्या होता है? सेम होता है, लगभग लगभग सेम होता है। थोड़ा नंबर का सिर्फ डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा आपको। 10 का पावर भी सेम होता है, सिर्फ क्या नाम है 1.672 और क्या नाम है 74, यानी चौथा डिजिट जो है ना वो चेंज होता है सिर्फ। कौन सा? शुरुआत के 3 डिजिट सेम है, चौथा डिजिट जो है ना वो डिफरेंट होता है बस। और 10 का पावर भी सेम होता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है दोनों का मास। अभी सुनो यहां पर बात को। अब हम लोग जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के हिसाब से मास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एटम के पास अगर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 ये हो गया एटॉमिक मास। 2 क्या हो गया? लेकिन ठीक है, अभी तक की क्लास मतलब लोअर क्लास में आप लोग ने सिर्फ इतना ही सीखा था एटॉमिक मास ऐसे करते हैं, लेकिन उसका यूनिट डिफाइन नहीं किया था तभी। तो यहां पर इसका यूनिट होता है AMU। क्या यूज करेंगे? AMU और यूनिफाइड और डेल्टन। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से किया करते हैं। तो जितने प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, उन दोनों के सम को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, और उनको सम करके जितना नंबर आएगा वो उतना AMU उसका मास हो जाता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि AMU मतलब कितना, यूनिफाइड मतलब कितना। तो इसको अपन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब ये AMU जो यूनिट है वो कितना है, ये ग्राम में या किलोग्राम में हम लोग अभी कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? तो 1 AMU को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। अब आपको समझ आ रहा है ये AMU कहां यूज होने वाला है? किसी भी एटम का जब मास लिखते हैं हम लोग, एटॉमिक मास, कौन सा मास? एटॉमिक मास। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर प्लस, अगर मान लीजिए उसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। क्या? AMU या सिर्फ U यूनिफाइड या डेल्टन, डेल्टन का DA, डेल्टन का DA लिखा जाएगा। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए ना
कि अब ये 1 AMU या 1 यूनिफाइड या 1 डेल्टन कितना होता है ग्राम में, तब समझ आएगा अपने को कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप सुनो, इधर देखिए, आपको यहां से ना 1 AMU का डेफिनेशन मार्क करना है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। अब यहां जो भी बताने जा रहा हूं ध्यान रखें। लेकिन पहले मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, पहले इसका मैथमेटिकल स्टेप समझाऊंगा। 1 AMU कितना लिया गया। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला, कंपैरिजन के लिए मैंने पूरे 118 एलिमेंट में से कौन से एलिमेंट को चूज किया है, कार्बन 12, वो भी कार्बन कौन सा 12, क्योंकि कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन 12 मेरा, ठीक है, वो कार्बन है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। कार्बन 12 किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक मास कितना हो, 12। अब एटॉमिक मास 12 मतलब समझ आता है आपको, इसके पास अगर मैं इसका एटम बनाऊं ना, तो इसके पास प्रोटॉन होंगे 6 और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 6। तो 6 और 6 कितना होता है, 12। तो ये कार्बन 12 है। कौन है ये, कार्बन 12। और उसका एक एटम है, कितना एटम है, तो एक एटम, कार्बन मेरे पास बहुत सारे हैं, उसमें से एक कार्बन 12 का एटम लिया, कितना, एक कार्बन 12। अच्छा, अब मुझे बताओ, एक कार्बन 12 के पास, ठीक है, उसका मास पूरा निकाल लेते हैं हम लोग ग्राम में। एक कार्बन 12 का मास जो है ना, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया, मतलब क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, और वो मुझे कितना मिलता है, 1.992648 10⁻⁻23। 1.99 भी आपने इतना याद कर लिया तब भी चलेगा, नहीं समझे आप बात को। कार्बन 12 अभी रहने दीजिए, कार्बन के बहुत सारे एटम्स है हमारे पास, एक उठाया, कितना कार्बन उठाया, एक कार्बन 12 का एटम उठाया। 12 से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 12 उठाया, नहीं, एक। वो कार्बन 12 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कार्बन के मेरे पास 3 भाई हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 वाला भाई कौन सा, कार्बन 13 कार्बन 14 नहीं, कार्बन 12 वाला। तो कार्बन का बेसिकली एक एटम उठाया, इसका क्या किया, मास निकाला, तो कितना मिला, 1.992624, जो भी नंबर आप वो कर सकते हैं, लेकिन 1.99 मिला, इंटू 10 का पावर -23। अभी माइनस क्यों, बहुत ही छोटा होता है ये, बहुत ही कम होगा, ग्राम, ग्राम में आ गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पूरे का मास इतना है, ये पूरे का मास कितना है, इतना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 6 और 6 12 लोगों का मास कितना है, इतना, एक का कितना होगा, उसको 12 से क्या करोगे आप, डिवाइड करेंगे, नहीं समझे बात को। ओके, एक काम करते हैं, यहां पर कितने, 4 3 7 और 4 11, 11 और 4 15 16, मतलब आप मान लीजिए 16 लोग हैं, सॉरी मुझे 12 ही चाहिए ना, 4 3 7, 7 और 4 11 12, 12 लोग ले लेते हैं ऐसे, और सब आइडेंटिकल है, समझो सबका मास इंडिविजुअली, हाँ आइडेंटिकल अज्यूम करो, है नहीं तो पतले दुबले अट्टे कट्टे भी लोग हैं अपने पास, ठीक है। तो मान लीजिए 12 लोग हैं हमारे पास, इन सबका मास कितना आ रहा है, इतना, ठीक है। इस अगर मुझे एक का निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, सबका टोटल दे दिया हूं मैंने आपको, ऐसे भी नहीं आ रहा समझ में। ए सुनो बात को बच्चों, ठीक है, ये 12 लोग हैं, 12 लोग हैं, 12 लड्डू है या 12 कोई भी चीज ले सकता हूं मैं। अब इनका टोटल मास मैंने दे दिया, टोटल मास कितना है, ठीक है, मान लीजिए 120 ग्राम है, कितना है, 120 ग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं एक लड्डू का कितना ग्राम होगा, समझ आ रहा है, किस क्या किया तुमने, मैथ्स क्या किया उसके बीच, डिवाइड बाय व्हाट, क्यों 12, क्यों 12, हाँ क्योंकि ये कितने लोग हैं, मुझे एक का निकालना है, तो टोटल का मास डिवाइड बाय मुझे 12 करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको डिवाइड बाय 12 करता हूं तो एक का पता चल रहा है, किसका पता चल रहा है। अब इसमें भी ये पूरे का कितना है, पूरा कार्बन 12 के पूरे एटम का मास कितना है, नहीं नहीं पूरे एटम का मास कितना है, 1.992648, 26। जब मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा
तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एक पार्टिकल का मिलेगा ना। प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, तो एक कोई भी एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास पता चलेगा। वो कितना मिला, 1.66056, 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। कैसे पता चला आप बताइए, 1 AMU कैसे निकला? हमने क्या किया, एक कार्बन 12 का एटम लिया, उसका मास निकाला। कितना आया उसका मास, 1.992648 10⁻⁻23। इसको डिवाइड बाय 12 करने का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों डिवाइड बाय 12 किया गया? क्योंकि एक कार्बन 12 में कितने लोग होते हैं, कार्बन 12 में 12 लोग होते हैं। कैसे, 6 प्रोटॉन और 6, तो अगर एक का निकालना है मुझे, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन, क्योंकि दोनों लगभग लगभग मास बराबर होता है, ठीक है, तो आप 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन को सेम ही समझो। आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 12। डिवाइड बाय 12 का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कुछ कहानी समझ आ रही है, क्यों डिवाइड बाय 12 किया गया? क्योंकि एक कार्बन 12 के अंदर कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अगर एक पार्टिकल का पता करना है तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 12 करने के बाद आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना है, आप जो नंबर आ रहा है बस वो नंबर को याद कर दीजिए, 1.66056। और 10 का पावर कितना हो जाएगा, माइनस। आप बोलेंगे सर इधर -23 था, -24 कैसा हो गया? तो एक्चुअल में जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका आएगा बच्चों, ठीक है, 0.166056 आएगा, और 10 का पावर ये -23। फिर पॉइंट को आपको पता है कि एक आगे लूंगा तो आगे शिफ्ट किया तो -1, तो -24 हो जाए। आप चाहे तो ये एक स्टेप लिख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ताकि आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्या ये मैथमेटिकल स्टेप समझ आया, AMU 1 AMU निकालने का, 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालने का? आप 1 AMU के डेफिनेशन पे चलते हैं। अच्छा नंबर याद रखिएगा, हाँ, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056, 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। अच्छा ऑप्शन में ना आपको कहीं MCQ में पूछते हैं तो किलोग्राम में भी दे सकता है, तो अगर हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आइए इसको भी एक स्टेप आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, अगर मैं कितने लोग को समझ में आया, ये कितने लोग को ये स्टेप समझ आया? 10 का पावर मैंने कितना कर दिया, -27, और ये किलो लेकर आ गया। आपको पता है किलो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻+3, और +3 जब इसमें ऐड होगा तो वापस से -24 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है? तो अगर मैं इसकी जगह +3 रख दूंगा, +3 और -27 कितना हो जाएगा, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको किलोग्राम में करना है तो आपका 10 का पावर -24 है, और -3 इसमें ऐड कर दीजिए, तो -24 -3 कितना हो जाएगा, -27। तो ये वाला भी लिख के रखिए, अगर किलोग्राम में लिखना रहेगा तो ऐसे लिखो। चलो 1 AMU कैसे निकलता है, मैथमेटिकल स्टेप समझिए, ठीक है। क्या किया हमने, किसका मास लिया, पहली बात तो कार्बन 12 को क्यों चूज किया, ड्यू टू इट्स हाई एबेंडेंस, ठीक है, और शुरुआत में इसके आइसोटोप नहीं हुआ करते थे, अभी आइसोटोप इन्वेंट हो गए उसके, तो अभी चूज कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो कार्बन 12 से ही कंपैरिजन किया जाता है। कार्बन 12 के एक एटम के मास को डिवाइड बाय क्या करेंगे, 12। डिवाइड बाय 12 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/12, ऐसे भी तो बोल सकता हूं, डिवाइड बाय 12 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो डिवाइड ही हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा एक कार्बन एटम का मास कितना निकल कर आया, 1.992648, 10 का पावर। अच्छा इसको जब 12 से डिवाइड किया तो एक पार्टिकल का मास पता चला, कार्बन के पास, एक कार्बन एटम के पास 12 थे, तो डिवाइड बाय 12 किया तो एक का पता चला, वही एक AMU है। वही क्या है, 1 AMU या 1 यूनिफाइड मास है। वो कितना कितना ग्राम आया, 1.66056, 10 का पावर, वेरी गुड। अच्छा ग्राम में आया, ये किलोग्राम में करना है तो -20। क्यों ऐसा हो गया पता है, किलो की वैल्यू कितनी होती है, +3, ठीक है। तो अगर आप +3 लेकर आ रहे हो तो आपको मैथमेटिकली -3 भी लाना पड़ेगा,
अगर मैंने डायरेक्टली ग्राम की जगह केजी रख दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो आप अगर किलो वाला लेकर आ रहे हो, +3 ला रहे हो, तो इधर पे -3 भी लाना पड़ेगा, जो कि -3 -24 ऐड होकर क्या बन जाएगा। ये स्टेप समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझाया तो और दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ मैं। हाँ, कोई है ऐसा माई का कला जिसको ये समझ नहीं आ रहा है? अरे वैसा डरा नहीं रहा हूँ रे मैं, मतलब अनदर मेथड इस्तेमाल करूंगा मैं। समझ में आया ये? ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, तुम लोग को लग रहा है मैं डरा रहा हूँ कि भाई दूसरा मेथड क्या क्या बना देते? अच्छा मेरी माँ वैसा, तो लड़कों को थोड़ी माँ बनाऊंगा मैं। ये सुनो, ये इतना स्टेप है, मुझे ग्राम के बाजू में किलो लेकर आना है। क्या लेकर आना है? अच्छा किलो लेकर आना है। किलो का पावर में कितना होता है, वैल्यू क्या होती है? 10⁻3। तो मुझे बेसिकली लेकर आना है 10⁻3। क्या लेकर आना है? ये ग्राम रहने दो, अभी मुझे 10⁻3 ला, लेकिन मैथमेटिकली ऐसे मैं 10⁻3 ला नहीं सकता हूं। अगर 3 लाया +3 लाया तो -3 भी लाना पड़ेगा। अब ये देखो -3 -24 क्या हो जाएगा? -27 हो जाएगा। तो आप इसको 1.66056 10 का पावर हो गया -24, और ये इसको किलो लिख दीजिए, केजी 27, सॉरी। देखो ग्राम के बाजू में मुझे क्या चाहिए? किलो। किलो मतलब होता है 10⁻3। अब मैथमेटिकली आप अगर 10 का पावर +3 ला रहे हो, तो आपको -3 भी लाना पड़ेगा ना बराबर रखने के लिए, क्योंकि +3 -3 कटेगा तो वापस वही मिलना चाहिए। नहीं समझ रहे बात को? तो +3 लेकर आया तो -3 भी लाना पड़ेगा, और ये इसके साथ ऐड हो गया, -27 हो गया, और 10⁻3 किलो बन गया। ठीक है, उसने किलो का रूप धारण कर लिया कि, ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, अब 1 AMU के डेफिनेशन पे जाओगे ना बच्चों, अब आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा है। कभी भी पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ने का, पहले उसके अंदर के जो उसके विचारधारा है, उसकी जो विचार है, उसको पहले समझो। समझ आ रहा है? उसके बाद डेफिनेशन पर आओ। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 1 AMU is defined as mass exactly equal to 1/12, मतलब 1/12, 1/12 यानी 1/12। देखो 1 AMU is equal to 1/12 ऑफ, है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। खत्म हो गया, ये जो यहां पर लिखा हुआ वही है। What is 1 AMU? 1 AMU is defined as, या 1 AMU is equal to 1/12 of mass of 1 कार्बन 12 एटम। जो मैथमेटिकली लिख रहे हो वही आपको थ्योरेटिकली लिखना होता है। कितने लोगों को 1 AMU का डेफिनेशन याद हो गया? व्हाट इज 1 AMU? हाँ, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये देखो मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ, मेन यही याद करना है आपको। इट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू, तो एक्स्ट्रा पार्ट है डायरेक्टली। इट 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। समझ गए? 1/12 मतलब 1/12, 1/12 मतलब क्या होता है? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन। तो कंफ्यूजन दूर हो गया, इसमें समझ में आ गया। रीड करोगे बार 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 तो समझ में आ जाएंगी चीजें। कौन डेफिनेशन सुनाना चाहेगा इसका? 1 AMU जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट पर बात हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा बात होना चाहिए 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की बात कर लेना चाहिए अभी हमको। हाँ, और उसको याद करना, क्योंकि अभी मोलार मास, फिर क्या नाम है, फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास, ये सब निकालना रहेगा अपने को। हाँ, तो उसके लिए वो ज़रूरी होगा। इतना हुआ? बोलिए। हाँ, व्हाट इज 1 AMU? तो 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12। यस, यश बोलिए। मास एग्जैक्टली इक्वल टू,
1 कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये 1 दो बार आ रहा है ना, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 करना है, 1/12 करना है। गुलाम, अच्छा तुम बोला 1 AMU इज इक्वल टू वॉट? डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, वैल्यू पूछ रहा हूं। 1 AMU कितना ग्राम होता है? बहुत आसान नंबर है, 1.66056, 10 का पावर -24 ग्राम। ये तो सॉल्व करके आया ना, लास्ट का नंबर याद रखना है आपको। बोलो 1 AMU इज इक्वल टू वॉट? 056 10⁻²4 ग्राम। किलोग्राम में 10 का पावर -27 किलोग्राम, केजी। सही है, आगे बढ़ जाए अभी। ओके, इसको याद कर लीजिए बच्चों। हाँ, अच्छा और यूनिट्स बता दिया मैंने। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है वो कौन सा है? यू है, यूनिफाइड। यू मतलब क्या होता है? तो यूनिफाइड मास यूनिट कॉल्ड, ठीक है, इसको डेल्टन भी बोला जाता है, तो आप डीए भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू मीन्स यूनिफाइड मास, यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड। तो एएमयू लिखा है तभी भी सही है, यू लिखा है तभी भी सही है, डेल्टन का डीए लिखा है तब भी सही है। ठीक है, अब यहां पर अपना न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एक्चुअल में मैं सॉल्ड और अनसॉल्ड इसके अलग से वीडियोस बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कैसा है बाइफर, आप इजीली जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना होगा तो आप न्यूमेरिकल्स के वीडियो देखेंगे डायरेक्टली, तो उसमें बाइफर्केशन हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, एवरेज एटॉमिक मास देख लेते हैं यहां पर, और ये टॉपिक लगाने के बाद ना फिर अपन और एक मिनट। हाँ, ये वाला पॉइंट भी हाईलाइट करो। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एन एटम होता है, एक एटम का मास होता है, इसको भी हाईलाइट करो। ये तो खुद से भी लिख सकते हैं। किया? एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम। अच्छा, एवरेज से पहले ना अपन ये कर लेते हैं, काम करते हैं। मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोलार मास। हाँ, ओके, ये हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। तो शुरुआत के हमारे पास जो 20 एलिमेंट होंगे उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी मैं बता दूं, जो सीरियल नंबर है वही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो आ जाए इसको करते हैं।
एक टेबल बनाना है। ए बात नहीं करेंगे। यहां पर देखो मैं आपका ना ये Z लिख रहा हूं। Z मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है। यहां पर A लिख रहा हूं। A मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। और यहां पर मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए
ये इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद भी करना है। हाँ, एटॉमिक नंबर तो सीरियल नंबर जो हो जाएगा ना लाइन वाइज, ठीक है। और एटॉमिक मास के नंबर मेन आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं होते। मास नंबर जो है ना एकदम ऑर्डर में नहीं दिखाई देगा आपको। अच्छा, दो दो बार आपको हेडिंग देने की जरूरत नहीं है आपके पास टेक्स्ट बुक में, तो एक ही बार लाइन वाइज पूरा लिख देने का। क्या? किधर? ये हाँ बराबर है, 19 है। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट याद कैसे करते हैं? हाँ, तो वो जिन बच्चों को नहीं पता है वो वैसे याद करेंगे, बताता हूँ मैं अभी कैसे। भूल गया? हिमालय नहीं है रे इधर। लिख लो पहले इसको। अच्छा, ये ना एवरेज एटॉमिक मास है हमारा अगला टॉपिक, एवरेज। अब ये जो नंबर है एग्जैक्टली 1 पॉइंट समथिंग ऐसे आया था, आता है 4.002 ऐसे आता है, लेकिन अपन ने राउंड ऑफ किया हुआ उसको। इसके अलावा एक और आप याद कर सकते हैं, कॉपर 29 है इसका, एटॉमिक नंबर 29। और क्योंकि ये भी आने वाला है अपने को, सॉरी एटॉमिक नंबर जेड। और ए जो है इसका होगा 63.5। ये भी एक स्पेशल है, इसको भी लिख लीजिएगा। कॉपर, कॉपर, तांबा। ए यही ना रे एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर है। क्या इधर सब है ना, देख, उसका एक अलग से लिख लीजिएगा। हाँ, चलो इतना करिए। हाँ कॉपर है, तांबा, तांबा। बेचते हो ना आप, वायर निकाल निकाल के। ठीक है, इसको याद कैसे करते हैं, आ जाओ उस पर बात करते हैं बच्चों।
ओके, याद कैसे करेंगे इसको? हाय, हेलो, ठीक है, लिसन BBC न्यूज, ठीक है, ऑन फ्राइडे। क्या बोलेंगे? शुरुआत के 10 हो गए। हाय हेलो लिसन BBC, ये फिंगर पे याद करने का ऐसे। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, 10 हो गए। फिर आपको पता होना चाहिए कि हाय, पहले हाय जो एच आता है वो हाइड्रोजन है, फिर हेलो का HE कौन होगा? हीलियम होगा। लिसन का LI कौन होगा? लिथियम होगा, ठीक है। बी, पहला देखो बी है तो पहला बी बेरिलियम, दूसरा बी बोरॉन। ओरिजिनल नाम आता है ना इसका? जिनको नहीं पता है वो भी लिख के रखो, हाँ। अगर नहीं पता है तो ये बहुत सारों का पता भी होगा, बहुत सारों का नहीं पता होगा, तो लिख के रखो बच्चों। हाइड्रोजन, ठीक है, हेलियम, ये कौन है? लिथियम, ये कौन है? बेरिलियम, ये कौन है? बोरॉन। याद सुनो बात को, आपके पास ना एक पीरियोडिक टेबल होगा टेक्स्ट बुक में, उसमें देखो लिखा है, दो दो पेज पर था ये आपका, लास्ट में भी है देखो, एक चैप्टर में भी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी है, और लास्ट में भी है टेक्स्ट बुक के, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा है ना बच्चों। लास्ट वाला टेबल निकालेंगे, पेज नंबर कितना है वो, लास्ट है तो मिल ही जाएगा सभी बच्चों को, वहां से सारे नाम आप नोट कर लीजिएगा, हाँ। ओरिजिनल नाम पता होना चाहिए उसका, याद रखने के लिए तो टेक्निक काम करेगा। अच्छा, ये वाला कैसे याद करेंगे? अल्लाह से नहीं मांगे, किससे मांगेंगे? हाँ, मतलब बोलने का मतलब फालतू चीज नहीं मांगने का। ए इसको कैसे याद रखना बच्चों? ना मांगो अल्लाह से, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। सी, क्या? पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतरी, समझ गए? तो शुरुआत के 20 एलिमेंट्स हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं इसके, लेकिन ओरिजिनल नाम आप जरूर याद रखें। इसको भी साइड में लिख के रखें आप लोग, पेंसिल से लिख लो, पेंसिल से इसको पेन से मत लिखो, और एग्जाम में मत लिख कर आना ये सब ऐसे। बोले LI का फुल फॉर्म क्या है, तो बोले लिसन, हाँ ऐसा मत करना, याद रखने का टेक्निक है। LI इज लिथियम। चलो जल्दी करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट याद कैसे करेंगे? पहले 20 वाले जरा चेक कर लें, कैसे बोलेंगे? हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, बराबर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 10 आप कैसे याद रखो? 11 to 20, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा और काजू, पेप्सी सोडा कोला और काजू कतरी, ऐसे फिंगर पे कर लेने का। समझ आ रहा है? शुरुआत के 10 कैसे याद रखोगे?
ठीक है, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 10 कैसे याद रखोगे, 11 to 20, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतरी। समझ आ रहा है? फिंगर पे करोगे तो एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एटॉमिक नंबर याद हो जाए क्योंकि सीरियल नंबर ही एटॉमिक नंबर है। मेन एटॉमिक मास याद करना है आपको। क्या याद करना है? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास अभी हम लोग याद करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा शुरुआत के, लेकिन इसमें ना हम लोग ऐसे पूरे 20 को 4 हिस्सों में याद करेंगे, नहीं 5-5 करके याद कर सकते। तो इनिशियल 5 अगर आप देखोगे, शुरुआत के 5, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, ठीक है। और ये सब हम लोग अभी एटॉमिक मास बात करें, यूनिफाइड में बात करें। कैसे बात करेंगे? अभी AMU पढ़ा ना आपने, तो यूनिफाइड मास है। 1, 4 और लिथियम का आप लोगों ने 10th में पढ़ा है 6.9, जब आप डोबेराइनर पढ़ रहे होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 लिया जाता है। 7 बेरिलियम 9 और बोरॉन कितना है 11। अभी इतने नंबर याद कर सकते हैं अपन। तो लाइन वाइज नहीं आपको पूछूंगा ना मैं कुछ भी पूछूं। बेरिलियम का, बेरिलियम याद रखो, बेरिलियम फिर बोरॉन आता है, बेरिलियम चौथे नंबर पे आता है। बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 11 है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11। याद हो गया? चलो, बोरॉन 11, हाइड्रोजन 8 और 1, बेरिलियम 9, BE सिंबल है उसका, ठीक है। हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, हीलियम, हाँ हीलियम 4, लिथियम 7, हाइड्रोजन 1, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, बोरॉन, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हो गया। हाँ, नेक्स्ट 5 तुम लोग कुछ नंबर बता रहे हो। नेक्स्ट 5 तो आप 6 से 10 तक याद करेंगे। तो 6 पर कौन है मालूम है? कार्बन छक्का होता है, सबको मालूम है। ओके, तो कार्बन 12 एटॉमिक नंबर 6 है और इसका डबल होता है। अच्छा मोस्टली देखोगे ना आपको बहुत जगह पर आपको डबल डबल दिखाई देगा, जैसे 7 का देखो 14, 8 का 16 दिखाई दे। ज्यादातर पे ना जो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, एवरेज वाला मोस्टली जगह पर डबल दिखाई देता है आपको, ठीक है। और फ्लोरीन का जो है डबल नहीं है, 19 है। हाँ, नियॉन का देखो अगेन डबल, 10 का 20 है, 10 का बेस, 10 का बेस। ओके चलो, अभी लाइन वाइज देख लो। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 20। एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास याद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग याद रखें एटॉमिक मास, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास है। तो ये याद करेंगे तो फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपको बहुत हलवा लगने लगेंगे। चलिए, नियॉन 20, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन। ओके चलो, कार्बन 12, नियॉन 20, फ्लोरीन 19, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नियॉन, फ्लोरीन,
ठीक है, चलिए वापस से एक बार। फ्लोरीन 19, कार्बन 12, नाइट्रोजन, नियॉन, लाइन वाइज नहीं पूछने वाला हूं मैं, नियॉन 20, नियॉन, नाइट्रोजन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कोरस में तो आंसर बराबर आ रहा है, बाकी एक आध दो गलत बोल रहे रहेंगे बीच में। फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फंस जा रहा है, नाइट्रोजन 14, नियॉन 20। नाइट्रोजन नियॉन देखो मैं आगे पीछे पूछ रहा हूं, नाइट्रोजन, नियॉन, फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, हो गया। अभी फर्स्ट से लेकर 10 तक पूरा एक साथ। बोलो बच्चों, चलो अभी 1 से लेकर 10 तक बीच में कुछ भी पूछूंगा, ठीक है। बोरॉन 11, बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, हेलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन। हो गया, डन। ठीक है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब हमारा क्या बच गया बच्चों, यहां से नेक्स्ट 11 टू 15, 11 टू 15 ये नेक्स्ट 5 करने जा रहे हैं अपन, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 करेंगे, फिर एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो 11 टू 15 में अगर बात करें तो हमारे पास है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है और फॉस्फोरस, ठीक है। ये सब ओरिजिनल नाम इसके याद रखो, हाँ। अच्छा, ये लैटिन इसका सोडियम नाम है, लेकिन सोडियम में कहीं पर भी Na नहीं आता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका लैटिन, इसका जो सिंबल है वो लैटिन नेम से आया है, नेट्रियम। लैटिन में क्या कहते हैं इसको, नेट्रियम। मैग्नीशियम तो वही, एल्यूमिनियम बराबर है, सिलिकॉन बराबर है, फॉस्फोरस बराबर। यहाँ पर हाँ, पोटाशियम केलियम, लैटिन में क्या नाम है इसका, केलियम, ठीक है। और इसके अलावा कोई था नहीं, बस। और भी बहुत सारे हैं पूरे 118 में जो लैटिन नेम से उनका सिंबल आया है। ये इधर ध्यान देंगे, सोडियम ये पढ़ा होगा आप लोग ने, ये भी डुबराइनर में एग्जाम्पल में था 23, हाँ, लीनाक, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ओके, तो सोडियम का 23, मैग्नीशियम 24, 23, 24, ओके। एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28 और फिर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सल्फर आप एक साथ याद करें 31, 32, समझ आ रहा है। सोडियम, मैग्नीशियम 23, 24, उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन 28, सॉरी एल्यूमिनियम 27, फिर उसके बाद सिलिकॉन 28, तो ये 27, 28 याद कर सकते हो आप। फॉस्फोरस सल्फर 31, 32 एक साथ याद कर सकते हो, हो गया, ठीक है। सोडियम 23, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो 6 पढ़ ले रहे हैं हम लोग क्योंकि वो लाइन वाइज ही है, या तो ये या ओके। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, बीच बीच में पूछूंगा, पहले लाइन वाइज पूछ लेता हूं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, अच्छा, एल्यूमिनियम 27, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस,
ठीक है, अभी सुनो, पहले इधर सुनो, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 27, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, हाँ, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, याद नहीं हुआ? एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 27, 28, 23, 24, तो लाइन वाइज अगर आप देखोगे तो एक एक नंबर का इधर पे डिफरेंस है इधर, ठीक है, दो दो जोड़ी में याद करो आप, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सॉरी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस और सल्फर, 23, 24, 27, 28, 31, 32, हो गया ना इजीली? ओके, ये वाला याद हो गया। नेक्स्ट हम लोग कौन सा याद कर सकते हैं? ठीक है, हाँ, ये क्लोरीन का तो स्पेसिफिक आप सबसे बोलता ही है पॉइंट वाला है, तो ये आप याद रख सकते हो। क्लोरीन का कितना है? 35.5। अच्छा, आर्गॉन और कैल्शियम का दोनों का क्या होता है? 40-40 रहता है। फिर बाद में अपना कौन सा याद करना है? पोटाशियम याद करना है, 39। ये लास्ट वाले तो और आसान है। क्लोरीन का 35, आर्गॉन और कैल्शियम का 40 और पोटाशियम का 39, तो ये लास्ट वाले तो और आसान है, बराबर है। कैल्शियम 40, आर्गॉन, कैल्शियम, आर्गॉन, क्लोरीन और पोटाशियम, समझ गए? पूरे 20 हो गए। अब 1 to 20 मर गए। चलो, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कैल्शियम 40, एटॉमिक नंबर मत बताओ, एटॉमिक मास देखना, ये नंबर अभी में हम लोग नहीं याद कर रहे हैं, जो जरूरत वाली चीज है वो। आर्गॉन 40, आर्गॉन और कैल्शियम दोनों का 40-40 है। नियॉन 20, सोडियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, अब मैं समझ रहा है, इधर उधर मिक्स करो। क्लोरीन 35.5, फ्लोरीन 19, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, ओके, वेरी गुड। ऑक्सीजन, बोरॉन, अब निकल नहीं रहा है। 11, बेरिलियम, 9, लिथियम, हाइड्रोजन, हेलियम, कितना क्विकली हो गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि आगे के जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो सम्स होंगे, जो सॉल्व करने वाले, वो इसी नंबर पर आधारित होंगे, ठीक है।